सो हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कमांडर जीचुआन को अपने पास बुलाकर एक रिपोर्ट दिखाते हुए बोलता है, हमने कुछ दिनों से पूछताछ किया तो पता चला लियो फेंग आर्मी से जो लोग हमारे ऊपर अटैक किए थे वो सिर्फ कुछ 100 लोग ही थे और उनको एक लड़की लीड कर रही थी जिसका नाम है लियो फेंग स्वांग। और हमें पूछताछ से जितना पता चला वो लड़की बहुत बहादुर है। वो लगभग अपने मिशन में कामयाब हो गया था, लेकिन सही टाइम पर तुमने सिग्नल दे दिया जिस वजह से हम बच गए। नहीं तो वो अगर अपने मिशन में कामयाब हो जाता तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। ये कह के वो जीचुआन को थैंक्स कहता है कल सही टाइम पर सिग्नल देने के लिए। वही दूसरी तरफ हम फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ पे इंसान और डिमोन्स के बीच फाइट चल रही थी, जिसमें डिमोन्स की आर्मी इंसानों के ऊपर भारी पड़ रहे थे और उनको चुन चुन के मार रहे थे। इसी बगावत के बारे में पिछली बार एक मीटिंग में डिस्कशन हुई थी जिसमें लुओ मिंगहाई ने कहा था बस 30,000 ट्रूप्स ही वहां पर काफी होंगे, लेकिन वो सारे के सारे 30,000 ट्रूप्स अब मारे जा चुके थे। ये सुनकर प्रेसिडेंट बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं क्योंकि पिछली बार डिलिन ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल ठीक था। अब प्रेसिडेंट डिलिन को इसका सोल्यूशन निकालने के लिए बोलते हैं, पर डिलिन पिछली बार की बातों को लेकर गुस्सा था, इसलिए वो नखरे दिखाते हुए बोलता है आप इस बार भी लुओ मिंगहाई से इसका सोल्यूशन निकालने के लिए बोलिए। तो कुछ देर बाद इस मीटिंग में ये तय होता है कि और 3 लाख ट्रूप्स वहां पर भेजे जाएंगे सिचुएशन को संभालने के लिए। ये तय होने के बाद मीटिंग खत्म हो जाता है और वो लोग वापस जा रहे थे तभी रास्ते में स्टेर्लिंग डिलिन को पूछता है तुम इस बार क्यों कोई राय नहीं दिया। तो डिलिन बोलता है इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी मेरा राय उनको पसंद नहीं आता, तो मैं बोलूं या ना बोलूं कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वो लोग जो 3 लाख ट्रूप्स भेज रहे हैं वो लोग भी हारेंगे और मुझे जहां तक न्यूज मिली है ईस्टर्न आर्मी पीछे हट चुके हैं और जाकर किले में बैठ गए हैं, जबकि वाकई में ईस्टर्न आर्मी ऐसा कर चुके थे। और वहाँ पर जो लेडी ऑफिसर थी वो तो लुओ मिंगहाई के ऊपर भड़की हुई थी और बोल रही थी उसे तो कोई मिलिट्री अफेयर्स की सेंस ही नहीं है, वो अगर हमारे साथ कोऑपरेट करता तो ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा चलता रहा तो उसके वजह से हम लोग भी मारे जाएंगे। ये कह के वो अपने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यानी कि प्लान बी के ऊपर काम करते हैं, जिसमें वो लोग ये तय करते हैं कि सबसे पहले वो लोग पीछे रहकर डिफेंसिव मोड पर आएंगे और उन लोगों को अटैक करने देंगे, और जब सिचुएशन पूरी तरह उनके कंट्रोल में होगा तो भी पूरी ताकत के साथ उन पर अटैक कर देंगे। लेकिन अगर तभी भी कोई गड़बड़ हुई तो मौका देकर वापस लौट आएंगे। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर उनका पूरा भरोसा था कि ये काम करेगा। वही दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के साथ साथ सारे ऑफिसर टेंशन में थे क्योंकि वो लोग जो 3 लाख ट्रूप्स भेजे थे उनकी ओर से हर दिन रिपोर्ट आती रहती थी, लेकिन अचानक से रिपोर्ट आना बंद हो गई जो कि कोई छोटी बात नहीं थी। इस वजह से वो लोग अब क्या करें कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। और डिलिन समझ जाता है कि इस बार वो गद्दार ले होंग कुछ ना कुछ तो कांड जरूर करेगा। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डिलिन का शक सही था, लई होंग सच में कुछ कारनामा करने वाला था। वो क्रोकोडाइल कबीले का रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहा होता है और उनको बोल रहा होता है तुम लोग मुझ पर विश्वास करो, मैं ईस्टर्न आर्मी को हराने में तुम लोगों का मदद करूंगा। इस पर वो डिमोन बोलता है मैंने सुना है तुम जीचुआन फैमिली के साथ विश्वासघात किया, इसलिए वो लोग तुम्हें निकाल दिया, तो फिर एक गद्दार के ऊपर हम इतने आसानी से कैसे विश्वास कर ले। इस पर लई होंग बोलता है तुम्हारी बात सही है, पर तुम लोग मेरे ऊपर इसलिए विश्वास कर सकते हो क्योंकि दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है और मैं जीचुआन फैमिली को झुकता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम चिंता मत करो, तुम अपने आर्मी के साथ आगे बढ़ो, पीछे से मेरी आर्मी तुम्हारी साथ देगी। हम ईस्टर्न आर्मी को दोनों तरफ से घेर कर हमला करेंगे जिस वजह से वो लोग बच नहीं पाएंगे और हार जाएंगे। उसके बाद ये पूरा ईस्टर्न रीजन तुम लोगों का होगा। ये आइडिया क्रोकोडाइल कबीले को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो लोग एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं और जाते हुए बोलते हैं तुम अपने वादे से मत मुकरना, नहीं तो इसका अंजाम सिर्फ मौत है। ये सुनकर लई होंग सोचता है चाहे मेरा जान भी क्यों ना चले जाए पर मैं हार नहीं मानूंगा। वही दूसरी तरफ ईस्टर्न आर्मी के 3 लाख ट्रूप्स युद्ध करने गए होते हैं, जहाँ पे वो लेडी ऑफिसर बोलती है ना जाना आज मुझे क्यों नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है और यहाँ के सिचुएशन में थोड़ा बदलाव दिखाई दे रही है। इस पर वो ओल्ड कमांडर बोलता है मुझे तो उनके हरकत में कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। जिस पर वो लेडी ऑफिसर बोलती है शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन तो भी एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि दूसरी तरफ से लई होंग अपने आर्मी को लेकर आ रहा है और जो बाकी डायरेक्शन बची है वहाँ पे क्रोकोडाइल कबीले के आर्मी बैठे हुए हैं जो कि हमें पूरी तरीके से घेर चुके हैं। ये सुनकर वो लोग अपने डिफेंस के लिए बैरियर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तो भी वो लोग देखते हैं कि उनके दुश्मन हमला करने के लिए आ चुके हैं जो कि बहुत सारे थे। वो लोग आगे और पीछे दोनों तरफ से अटैक कर रहे थे, इसलिए उनको डिफेंस करना इनके लिए मुश्किल हो चुका था। वो लोग इंसानों के बहुत सारे सोल्जर्स को कीड़े मकोड़े की तरह मार देते हैं, तो बाकी बचे हुए सोल्जर भागने में मजबूर हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो लई होंग और क्रोकोडाइल कबीला आपस की टीम वर्क से जीत चुके थे, जहाँ पे लई होंग बोलता है कमांडर
मार्क अब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हुआ। इस पर मार्क बोलता है वो तो हो गया, लेकिन अब हम आगे क्या करें। तो लेहोंग बोलता है अब हमें वेलन फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। हम इससे भी दोनों तरफ से घेर कर अटैक करेंगे और कब्जा करके कैपिटल के तरफ जाएंगे। इस पर कमांडर मॉर्क बोलता है वेलन फोर्ट्रेस को कब्जा करना इतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए मुझे तुम्हारी जैक मशीन चाहिए। इस पर लेहोंग मान जाता है, जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हमें मिसनिंग के घर में दिखाया जाता है, जहाँ पे मिसनिंग और प्रिंसेस कार्डा बैठी हुई थी। तो अभी स्टेर्लिंग वहाँ पे आता है और मिसनिंग से कहता है मुझे प्रिंसेस कार्डा से अकेले में कुछ बात करनी है। जिस पर मिसनिंग बोलती है ठीक है, मैं तो 1 घंटे के लिए यहाँ से केक बनाने के लिए जा रही हूँ, तो आप दोनों अच्छे से बात करें। ये कह के मिसनिंग वहाँ से चली जाती है। तो अभी स्टेर्लिंग प्रिंसेस कार्डा से उसकी हालचाल पूछता है और एक गिफ्ट देता है जो कि उसने बहुत ही मेहनत से सिर्फ प्रिंसेस कार्डा के लिए ही बनाया था। अब स्टेर्लिंग प्रिंसेस कार्डा की ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हुए बोलता है कि कल मैं एक बहुत बड़ी मिशन के लिए जा रहा हूँ। ये मिशन बहुत खतरनाक है, हो सकता है ये मेरा आखिरी मिशन हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। एक्चुअली में कल स्टेर्लिंग को वेलन फोर्ट्रेस में जाने का ऑर्डर मिला था, जो कि बहुत ही खतरनाक मिशन था। इसमें उसकी जान भी जा सकता था, इसलिए वो आज ही प्रिंसेस कार्डा को अपने दिल की बात बताने का फैसला कर लिया था। तो स्टेर्लिंग प्रिंसेस कार्डा को कहता है मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से ही मैं तुम्हें प्यार कर बैठा था। बेशक तुम एक प्रिंसेस हो और मैं एक मामूली सा सोल्जर, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी बराबरी नहीं बनता, लेकिन मेरा सैलरी इनफ है तो लोगों को संभालने के लिए। ये सारी बातें सुनते हुए प्रिंसेस कार्डा बस खामोशी रहती है, जिसे देखकर स्टेर्लिंग बोलता है कि मुझे तुमसे कोई भी जवाब नहीं चाहिए। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, और तुम अगर वापस भी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कबीले तक खुद छोड़ के आऊंगा, ये मिशन खत्म हो जाने के बाद। ये कह के वो वापस जाने लगता है। तो भी कार्डा उसे रोकती है और बोलती है बैटल फील्ड में बस तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही स्टेर्लिंग इतना खुश हो जाता है कि उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद अगले दिन स्टेर्लिंग अपने सिपाहियों को लेकर वेलन फोर्ट्रेस के तरफ जा रहा था, जिन्हें चीयरअप करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। उनमें से प्रिंसेस कार्डा भी थी, जो रोते हुए स्टेर्लिंग को जाते हुए देख रही थी। वही दूसरी तरफ क्रोकोडाइल कबीले ने वेलन फोर्ट्रेस पर हमला कर दिया था, पर वो किला बहुत ज्यादा मजबूत था, इसलिए उसे तोड़ना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन अब उनके पास जैक मशीन थी जो लेहोंग ने उन लोगों को प्रोवाइड किया था। वो लोग इसके मदद से एक दीवार को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। वही जीचुआन आर्मी भी अपने आप को डिफेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और जो क्रोकोडाइल कबीले की आर्मी ऊपर आ रहे थे उनको मारते जा रहे थे। लेकिन अब वो लोग भी जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बोल रहे थे अगर जल्दी सेंट्रल के तरफ से कोई मदद नहीं आया तो यहाँ से हमारी लाशें ही जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर ही ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।